हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिपल के बारे में या फिर XRP कॉइन के बारे में। और आई एम सो सॉरी दैट मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया हूँ। थोड़ा सा तबीयत खराब था और साथ ही साथ थोड़ा सा मैं अपनी वर्क में थोड़ा सा बिजी था, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल and information purpose. If you want to invest in any token or any coin, then please do your own research. तो फ्रेंड्स, रिपल के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो आप सोचिए कि मैं रिपल के बारे में ही बात कर रहा हूं, ना कि मैं XRP के बारे में बात कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि रिपल एक कंपनी है जो कि रिपल लैब्स, और XRP उसकी कंपनी का एक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एप्पल एक कंपनी है और आईफोन उसकी एक प्रोडक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, रिपल के बारे में हम अगर जानते हैं तो रिपल मार्केट में ऐसा क्या करने के लिए आया? तो देखिए, जैसे कि कोई क्रॉस बॉर्डर्स का ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि इंटरनेशनल कोई ट्रांजेक्शन करते हो, आप मनी ट्रांसफर करते हो, तो वहाँ पे रिपल का बहुत यूज होता है। और ये बहुत ही ईजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री को आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि क्विकली एंड लो कॉस्ट। ये उसकी मेन खासियत है। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों जरूरत पड़ गई कि रिपल को मार्केट में आने के लिए, तो देखिए, जैसे कि कोई वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन होता है तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन को सेटलमेंट करने के जो टाइम ही रहता है 3 से 4 दिन लगता है, या फिर यहाँ पे कॉस्ट बहुत ही हाई रहता है। और साथ ही साथ इसमें एक लीगल रिस्क भी रहता है। बहुत अलग अलग कंट्री में बहुत अलग तरह का लीगल इश्यूज रहता है, जहाँ पे कि आप करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो ये सारे प्रॉब्लम है। और आज के डेट पे इंटरनेशनली कोई अगर मनी ट्रांसफर कर रहा है तो वहाँ पे यूज होता है स्विफ्ट प्रोटोकॉल का, जो कि 6 ट्रिलियन डॉलर पर डे का ट्रांजेक्शन करता है, और जो कि बहुत ही स्लो है और हाई फीस चार्ज करता है। तो आप सोच रहे हैं हाई फीस चार्ज करता है, लेकिन फीस कहाँ से लेता है? तो नॉर्मली फीस जो होता है ना, ये करेंसी कन्वर्जन के लिए जो खर्चा होता है वही होता है, और जो कि एक बहुत ही बड़ा इशू है इंटरनेशनल ट्रांसफर करने के लिए, करेंसी कन्वर्जन का। लेकिन XRP जब आया, जब मार्केट में रिपल का उनका खुद का कुछ टेक्नोलॉजी लेके आए, तब XRP को यूज किया गया और वहाँ से ट्रांजैक्शन का स्पीड बढ़ने लगा और उसकी जो कॉस्टिंग बहुत स्लो हुआ। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। रिपल के अंदर एक उनके खुद की नेटवर्क है जिसको हम कहते हैं रिपल नेट। अगर किसी को इंटरनेशनली पेमेंट ट्रांसफर करना है या फिर ट्रांजैक्शन करना है, तो ये रिपल नेट के जरिए एक बंदा दूसरी जगह पे पेमेंट ट्रांसफर कर सकता है, जो कि AML कंप्लायंस है, यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस के साथ में, और उसके साथ में ये एंटी फ्रॉड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में उनका नेटवर्क काम करता है। ठीक है, जो कि एक अलग चीज़ है, जो कि रिपल को सिक्योरिटी बनाता है, सिक्योर बनाता है और इसमें रिलायबल बनाता है, और दूसरे बैंकों को ये अट्रैक्ट करता है इसी टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। अभी अगर देखेंगे XRP, जो कि एक टोकन है या फिर एक कॉइन है, जो कि उनके खुद की नेटिव कॉइन, और ये रिपल नेट में कैसे यूज होता है हम उस पर बात कर रहे हैं। रिपल नेट में क्रिप्टो करेंसी के तौर पे XRP एक कॉइन है, और ये एक ब्लॉकचेन है उसका। और ये जो ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन को हम कहते हैं XRPL, यानी नॉर्मली एक ब्लॉकचेन नहीं, ये एक लेजर है। XRP लेजर करके उसका नाम है, और ये लेजर एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर डेटाबेस है, ना कि ब्लॉकचेन है। यानी आप मान सकते हो ये कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, लेकिन हाँ, ये ब्लॉकचेन से थोड़ा सा हटके है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर डेटाबेस पे काम करता है। तो यहाँ पे एक कंसेंसस मैकेनिज्म यूज करते हैं, UNL कंसेंसस। आगे जाके आप बात करें, UNL मतलब होता है यूनिक नोड लिस्ट कंसेंसस मैकेनिज्म, जिसके वजह से ये अपनी ब्लॉकचेन नेटवर्क को ओपन सोर्स, परमिशनलेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी बनाता है। और अगर आप बात करेंगे सेटलमेंट टाइम का, ये उनकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से सेटलमेंट टाइमिंग जो ट्रांजैक्शन होता है इंटरनेशनली, ये 3 से 5 सेकंड लगता है, जो कि पहले 3 से 4 दिन लगता था, ये 3 to 5 सेकंड लगता है। और अगर हम बात करें
कॉस्ट का, तो ये सबसे लो कॉस्ट है जो कि $0.0002 तक लगता है एक ट्रांजैक्शन में, जो कि सबसे लो कॉस्ट है। और स्केलेबिलिटी की अगर बात करें, ये 1500 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड करने की ताकत रखता है। तो इसीलिए जो XRP जो कॉइन है ये बहुत खास बनाता है उसकी टेक्नोलॉजी के तौर पे। लेकिन आगे जाके हम सोचते हैं कि एक्चुअल में ये कॉइन में हम इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या फिर नहीं। तो चलिए बात करते हैं। XRP एक कॉइन है और ये XRP ना कि प्रूफ ऑफ वर्क को यूज करता है, ना ही ये प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज करता है। तो ये क्या यूज करता है? ये यूज करता है यूनिक नोड लिस्ट कंसेंसस मैकेनिज्म। आप सोचेंगे ये क्या है? तो अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक बंच ऑफ पीपल डिसाइड व्हाट गेट्स एडेड ऑन ब्लॉकचेन, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल सोचेंगे कि हम कौन सी ट्रांजैक्शन को वैलिडिटी करके ब्लॉकचेन के साथ में ऐड करेंगे। ये बंच ऑफ पीपल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेजॉरिटी, तो यहाँ पे अगर 80% पीपल मान लिए कि ये ट्रांजैक्शन को हम ऐड करेंगे ब्लॉकचेन में, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आता है मेजॉरिटी रूल्स, यानी अगर बंच ऑफ पीपल मानेंगे इसको ऐड करना है तो ऐड करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो नहीं ऐड करना है। ये उनका खासियत है यूनिक नोड लिस्ट के अंदर। यहाँ पे अगर सोच रहे होंगे ये तो एक ब्लॉकचेन है, राइट? तो अगर ब्लॉकचेन को रन करने के लिए वैलिडेटर तो रहेंगे जो कि बंच ऑफ पीपल है, जो भी है, तो उनको तो कुछ रिवार्ड मिलेगा। लेकिन भाई यहाँ पे कोई रिवार्ड नहीं मिलता है। तो आप सोच रहे होंगे कुछ तो मिलता होगा ना, तो जरूर मिलता है। यहाँ पे XRP कॉइन मिलता नहीं है रिवार्ड के तौर पे, तो उनको मिलता क्या है? थैंक यू, ओनली थैंक यू मिलता है और कुछ नहीं मिलता इन लोगों को। तो आप सोचिए, जहाँ पे रिवार्ड मैकेनिज्म नहीं, इंसेंटिवाइजेशन नहीं है, तो वहाँ पे अगर कोई चाहता है, ओपन सोर्स तो है, उनकी ब्लॉकचेन ओपन सोर्स है, कोई भी आके उनके ब्लॉकचेन पे अपने नोड को रन कर सकता है, लेकिन रिवार्ड के तौर पे कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई कोई नोड को रन क्यों करेगा अगर बस थैंक यू पाने का था? चलो ठीक है, अगर उनका कुछ अलग मैकेनिज्म है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर समझो कोई बंच ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल 80% को अगर मानेंगे तो वो ब्लॉकचेन पे ऐड हो जाएगा। समझिए 80% पीपल एक कोई ट्रांजेक्शन को फेक ट्रांजेक्शन होगा और उसी को उन्होंने मान लिया कि चलो ये ट्रांजेक्शन को हम ब्लॉकचेन में ऐड करेंगे, तो ये फेक ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका दिक्कत आता है डिसेंट्रलाइजेशन फैक्टर का। तो चलते आगे थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत अभी आया XRP में SEC लॉ सूट, यानी US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के तरफ से SEC का एक लॉ सूट आया है जो कि XRP के तौर पे। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि XRP इज ए सिक्योरिटी नॉट ए करेंसी, यानी सिक्योरिटी मतलब ये एक बॉन्ड है या फिर ये एक स्टॉक है, ना कि ये क्रिप्टो करेंसी है। तो ये सबसे बड़ा एक अलग उन्होंने लॉ सूट दिया है। ये कह रहे हैं कि जो अपना XRP जो कॉइन है, यहाँ पे जो को फाउंडर है उन्होंने $1.3 बिलियन का अमाउंट 2013 में रेज किया था एज ए अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी, यानी जो रिपल एक कंपनी था और उनका जो टोकन या फिर कॉइन था XRP, उन्होंने इस कॉइन के तौर पे 1.3 बिलियन अमाउंट ऑफ डॉलर रेज किया है और ये एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है, यानी वो ये सिक्योरिटी करके मान रहे हैं और उन्होंने रजिस्टर किया ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे उनका लॉ सूट हुआ है। तो इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे अगर आपको जानकारी चाहिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पे टोकन्स को थोड़ा समझ लेते हैं। टोटल सप्लाई XRP का है, मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन। आज के डेट पे करंट सर्कुलेशन कितना है? 49.83 बिलियन। और उसका अगर देखेंगे एस्क्रो में पड़ा हुआ है 55% ऑफ टोटल सप्लाई। जो टोटल सप्लाई है 100 बिलियन, उसका 55% मतलब करीब करीब 55 बिलियन जो है ये उनके पास नहीं है, ये एक एक्सक्रो फंड पे डाल के रखा है, यानी एक थर्ड पार्टी है, उन्होंने जानबूझकर अपने खुद के पास नहीं रखा है। अगर समझो खुद के पास रहेगा तो शायद गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, ये थर्ड पार्टी के तौर पे उन्होंने थर्ड पार्टी कंपनी को उन्होंने अपनी 55% जो सप्लाई है उनको दे दिया है। और ये देने के बाद में उनका एक इन्फ्लेशन है, ये हर महीना 1 बिलियन टोटल टोकन 1 बिलियन टोकन मंथली रिलीज करते रहते हैं, वो ऐड होता रहेगा। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा अच्छी तरह खासियत क्या है, जो भी अनयूज्ड कॉइन रहेगा वो रिटर्न हो जाएगा फिर से एस्क्रो फंड में।
तो इसीलिए 1 बिलियन तो आएगा, लेकिन बाद में अगर वो अनयूज्ड रहेगा तो ऑटोमेटिकली रिटर्न टू एस्क्रो। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म क्या, तो चलिए बर्निंग के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होगा इंटरनेशनली, तो ट्रांजैक्शन फीस जो कलेक्ट करेंगे वो ट्रांजैक्शन फीस को वो बर्न कर देंगे। अगर आप सोचेंगे फीस कितना है, तो देखिए XRP में फीस बहुत कम लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एक ट्रांजैक्शन में करीब करीब 10 ड्रॉप्स, यानी जैसे कि बिटकॉइन का जो फ्रैक्शन रहता है उसको हम कहते हैं सतोशी, वैसे XRP का जो फ्रैक्शन रहता है उसको बोलते हैं ड्रॉप्स। तो करीब करीब 10 ड्रॉप्स हर एक ट्रांजैक्शन में जो मिलता है उसको बर्न करते हैं, जो कि थोड़ा सा बहुत कम अमाउंट रहता है, लेकिन आगे जाके डिप्रेशन में बन सकता है। और समझिए किसी ने अगर समझो वॉलेट में अपनी पास फ्रेज भूल गए तो ऑटोमेटिकली उस अमाउंट को वो एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे करके वो एक डिप्रेशन भी बन सकता है। और हाँ, उनके पास में जो कंसेशन मैकेनिज्म है वो चाहे तो ट्रांजेक्शन फीस को बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर ट्रांजेक्शन फीस को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस अमाउंट को भी बर्न करते रहेंगे, तो इस हिसाब से वो डिप्रेशन बन सकता है। तो देखिए, अगर वो ट्रांजेक्शन फीस को बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो ये एक तरह का क्या है ना, वो एक सेंट्रलाइज हो रहा है एक चीज़, यानी वो बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसा चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर डिप्रेशन भी करना हो तो वो चेंज करेंगे, तो एक अपने लिए होल्डर के लिए अच्छा रह सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आता होगा कि वाई डज SEC क्लेम XRP सिक्योरिटी। ऐसा क्या देखा उन्होंने कि XRP को उन्हें सिक्योरिटी के तौर पे मान रहे हैं या फिर क्लेम कर या फिर आर्ग्यू कर रहे हैं, जो कि जिसकी वजह से कि आगे जाके जो फ्यूचर में जितने सारे उसी तरह का जो टोकन्स या फिर कॉइन्स रहेगा तो उनके ऊपर भी दिक्कतें आ सकती है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा थ्योरी है, जो थ्योरी है उसको बोलते हैं हावी टेस्ट थ्योरी। उसकी वजह से उन्होंने SEC जो है ये XRP को सिक्योरिटी के तौर पे मान रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि हावी टेस्ट क्या है। चलिए, ये भी एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता होगा कि XRP लेजर इज डिसेंट्रलाइज्ड या फिर नहीं, क्योंकि उन्होंने जो ब्लॉकचेन है वहाँ पे एक XRP लेजर को यूज कर रहे हैं एज ए कंसेशन मैकेनिज्म के तौर पे या फिर एक टेक्नोलॉजी के तौर पे। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है क्या। और आपको क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज UNL कंसेंसस, जो यूनिक नोड लिस्ट कंसेशन मैकेनिज्म को यूज कर, ये एक्चुअली काम कैसे करता है, एक्चुअली ये है क्या। तो चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपको देखना है, जानकारी है, लेना है, तो प्लीज वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड अपना ख्याल जरूर रखिएगा।